नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस देश की सियासत की कुछ सच्चाइयाँ हमको समझनी होंगी और एक सच्चाई ये है कि अगर मोदी और शाह गुजरात की सारी सीटें जीत लें, हरियाणा जीत लें, राजस्थान जीत लें, असम जीत लें और भी कुछ राज्य जीत लें, तो भी 2024 के फाइनल पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मोदी और शाह उत्तर प्रदेश में परफॉर्म नहीं कर पाए, 2014 और 19 जैसा नतीजा नहीं ला पाए, सीटें नहीं ला पाए, तो एक बात बहुत मैं पोलाइटली कहना चाहूँगा, आप नोट कर सकते हैं कि फिर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। यानी यूपी गया तो देश गया। और शायद इसीलिए मोदी जी के जो चाणक्य हैं या जो भाजपा के जो चाणक्य हैं, अमित शाह, ये अपने करियर का सबसे बड़ा दांव यूपी में खेलने जा रहे हैं। और अमित शाह चाहते हैं कि मायावती, जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती इन साहब से हाथ मिला ले और हर सूरत में, हर कीमत पर हाथ मिला ले। असदुद्दीन ओवैसी, MIM चीफ। और प्लान यह है कि 5 राज्यों के चुनाव जब खत्म हो जाएं नवंबर दिसंबर में, तो मायावती और ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी अलायंस अनाउंस करते हैं। जिस तरह की खबर आ रही है और अंदर से खबर आ रही है, और आप उसके गवाह हैं कि अगर ओवैसी और मायावती एक होते हैं, जैसा कि अमित शाह चाह रहे हैं, तो आपको लगता है डैमेज होगा? आपको लगता है कहीं ना कहीं ये वोट काटेंगे, ये कंफ्यूजन होगा? देखिए दीपक, डैमेज होगा नहीं होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी सूचना ये 2 है इस सिलसिले में। एक सूचना तो यह है कि अमित शाह और मोदी का बहुत जबरदस्त प्रेशर ओवैसी और मायावती पर है कि आप लोग गठबंधन बनाइए इंडिया के खिलाफ यूपी में। और ये लोग उनके फिलहाल आज की तारीख में ये उनके कहने से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये कहा गया है कि इसका अनाउंसमेंट हो जब 5 असेंबलियों के चुनाव हो जाए तब। अब मायावती और ओवैसी को एक मंच पर उत्तर प्रदेश में लाना है, इसको मास्टर स्ट्रोक क्यों माना जा रहा है? इसको सबसे बड़ा दांव बीजेपी के जो जानकार हैं क्यों मानते हैं? दोस्तों, इसकी 2 वजह। पहली, नंबर वन रीज़न ये है कि मायावती अगर अलायंस बनाती हैं तो फिर मायावती को इंडिया में जाने से रोक दिया जाएगा। यानी वो इंडिया जिसमें राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे, RLD होंगे, नीतीश कुमार होंगे, उसमें जो एक बड़ा आप कह सकते हैं मायावती का रोल होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। पहला टारगेट। और टारगेट नंबर 2, मायावती और ओवैसी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार इस बार चुनाव में यूपी में खड़ा करेंगे। यानी 80 सीटों में उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हों। और टारगेट यहाँ पर यह है कि जो एक मुश्त 18 से 20% वोट है, या जो इंडिया अलायंस को जा सकता है एक मुश्त, उस पर डेंट मारना, एक ज़बरदस्त डेंट मारना, 5 से 10% तक डेंट मारना, ये टारगेट है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर शाह हो गए। अब दोस्तों, मोदी जी के चाणक्य, भाजपा के चाणक्य अमित शाह का आपने मास्टर प्लान तो जान लिया, और इस मास्टर प्लान में कोई कमी भी नहीं है। अगर ये कारगर हुआ तो वाकई इसके नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। थोक के भाव सीटें मिलेंगी बीजेपी को और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो प्लान में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक है, अमित शाह की किस्मत आजकल साथ नहीं दे रही। वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली का MCD चुनाव हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, अमित शाह के हर प्लान पर जैसे ऊपर वाला एन वक्त पर पानी फेर देता है। और ये जो प्लान है उत्तर प्रदेश का, प्लान यूपी, इस पर भी एक साहब, बल्कि यूं कहें एक साहिबा पानी फेरने जा रही हैं। और ये साहिबा है, ये मैम सोनिया गांधी। अब दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी और मायावती के बीच के रिश्ते बड़े खास हैं। मायावती जब भी एक मुश्किल दौर से गुजरी तो सोनिया गांधी की हमदर्दी हमेशा उनके साथ रही। और मायावती में एक खासियत है, भले ही वो ज़िद्दी हैं, भले ही वो किसी की बात ना मानती हो, लेकिन सोनिया गांधी का एहतराम
सोनिया गांधी की बात वो टाल नहीं सकती, और शायद इसीलिए सोनिया गांधी ने खुद ये तय किया, ये अंदर की बात है कांग्रेस की जो सामने आ रही है छन छन कर, कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद सोनिया गांधी मायावती को अप्रोच करेंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो भले ही तबीयत नासाज हो, सोनिया गांधी दरवाजे तक पहुंचेंगी मायावती के और उनको इंडिया में आने का न्योता देंगे। अब अगर ये सोनिया गांधी का ये जो प्लान है ये कामयाब हुआ तो फिर शाह साहब का, चाणक्य का प्लान फेल होगा, और अगर मोदी और शाह का ये प्लान यूपी में इस बार फेल हुआ तो फिर गुजरात लॉबी का क्या होगा? टाइगर से सुनिए। अगर मायावती इंडिया अलायंस में आती हैं और बीजेपी को 35-40 सीटों का उत्तर प्रदेश में नुकसान हो जाता है, मैं बहुत ही आपको एक मॉडरेट फिगर दे रहा हूं, 35-40 सीटें घटती है, मतलब बीजेपी 45-50 पे या 50 से नीचे चली जाती है। अगर 50 से नीचे डबल इंजन के उत्तर प्रदेश में गई, जिसको सबसे कह रहे हैं कि मोदी जी का सबसे मजबूत किला है, अगर 50 से कम यूपी में गए मोदी और शाह, फिर हिंदुस्तान कौन सा नतीजा देखने जा रहा है 2024 में? यदि यूपी में यह हाल हो गए तो फिर बीजेपी 150 से 180 के बीच में आएगी। लेकिन इसका मतलब क्या होगा? 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आपसे। ये जो आप 26 सीटें बोल रहे हो, मुझे वो भी मुश्किल लग रही है, क्योंकि कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां लगातार जब हार होगी तो जो बीजेपी का वोट बैंक है वो भी छिटकने लगता है, उनको भी लगता है कि ये ब्रांड खत्म हो गया। तो दोस्तों, देश की राजनीति में पर्दे के पीछे आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सबसे बड़ा लीडर है आज इस संदर्भ में, वो योगी आदित्यनाथ नहीं है, वो मायावती है, या यूं कहें मायावती का भारी भरकम वोट बैंक है। और इत्तेफाक देखिए या अजीबोगरीब स्थिति देखिए कि मायावती दोराहे पर खड़ी, बीचों बीच खड़ी सियासत के कैनवास पर। बीच में मायावती हैं, एक तरफ अमित शाह हैं, उनकी ईडी है, उनकी सीबीआई है, उनका इनकम टैक्स है, 3 सेनापति हैं उनकी जांच एजेंसियों के, एक तरफ हाथ में तलवार लिए, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी हैं, इंसानी रिश्ते लेकर आगे बढ़ रही हैं। फैसला मायावती को करना है, सोनिया के साथ या अमित शाह के साथ, और वक्त है 3 महीने का, या यूं कहें 3-4 महीने का। और दोस्तों, आज का जो बिग क्वेश्चन है, या यूं कहें बिग क्वेश्चंस ऑफ द डे हैं कि मायावती अब क्या करने जा रही हैं। और सवाल नंबर 2, मोदी और शाह का अब उत्तर प्रदेश में इरादा क्या है। और सबसे बड़ी बात कि इस दंगल के बीच में सोनिया गांधी का क्या रोल होगा इंडिया के लिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर मोदी और शाह का प्लान कारगर हुआ, मायावती ओवैसी जैसा वो चाहते हैं उनके साथ चली गई, तो फिर क्या होने वाला है। और क्या मायावती ने इरादा बदला आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले, जब सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स बेअसर हो जाएंगे, अगर तब उन्होंने इरादा बदला तो क्या फिर यूपी में बैंड बजने जा रहा है मोदी जी का, शाह साहब का, गुजरात लॉबी का? मुझे लगता है बड़ा सवाल है, और आज इसको पूरी तरह से खंगालने की कोशिश करेंगे 3 एक्सपर्ट हैं। एक मायावती एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत, एक यूपी के सियासत के एक्सपर्ट 40 साल का तजुर्बा हिसाम सिद्दीकी साहब, और एक हिंदुस्तान की सियासत की नब्ज पर अपनी उंगली रखने वाले और डंके की चोट पर बोलने वाले बेखौफ टाइगर अशोक वानखेड़े। 3 एक्सपर्ट होंगे, और मुझे लगता है कि आखिर तक सुनना चाहिए, क्योंकि ये वो सवाल है जिसका जवाब 24 तय करने जा रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं लखनऊ और दिल्ली। हिसाम साहब, अगर 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस तरह की खबर आ रही है और अंदर से खबर आ रही है, और आप उसके गवाह हैं कि अगर ओवैसी और मायावती एक होते हैं जैसा कि अमित शाह चाह रहे हैं, तो आपको लगता है डैमेज होगा? आपको लगता है कहीं ना कहीं ये वोट काटेंगे, ये कंफ्यूजन होगा? देखिए दीपक, डैमेज होगा नहीं होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी सूचना ये 2 हैं इस सिलसिले में। एक सूचना तो यह है कि अमित शाह और मोदी का बहुत जबरदस्त प्रेशर ओवैसी और मायावती पर है कि आप लोग गठबंधन बनाइए इंडिया के खिलाफ यूपी में, और ये लोग उनके फिलहाल आज की तारीख में ये उनके कहने से बाहर नहीं जा सकते,
लेकिन ये कहा गया है कि इसका अनाउंसमेंट हो जब 5 असेंबलियों के चुनाव हो जाए तब। दूसरी तरफ खबर ये मिली हमको कांग्रेस के सोर्सेस से कि शायद सोनिया गांधी ने खड़गे साहब से और एक दो लोग सीनियर लोगों से कहा है कि आखिर में मैं बात करूंगी उनसे, मायावती से, और मायावती मेरी बात टालेंगे नहीं। तो उनका यह है कि 5 असेंबली के रिजल्ट आ जाए, अगर फेवरेबल आ जा रहे हैं जिसकी उम्मीद है, तो वो बात करेंगे कि आप इंडिया में आइए। लेकिन उसके लिए अभी वो इसलिए नहीं बात कर पा रहे हैं कि अभी इस सिलसिले में उनको बहुत लंबी बात अखिलेश यादव से भी करनी पड़ेगी। कहा कि अल्टीमेटली 24 तो निपट जाएगा, 27 में तो फिर मायावती और अखिलेश का मुकाबला होगा ना। तो इन सब चीजों को गौर करके तो दोनों अपने अपने जी कॉन्फिडेंट हैं। अमित शाह की कंपनी भी कॉन्फिडेंट है कि हम इनको तोड़ लेंगे। अच्छा, अगर ये गठबंधन ओवैसी का और मायावती का बनवा देते हैं अमित शाह वगैरह दबा के, तो ये तो मैं नहीं कर सकता कि बहुत ज्यादा डैमेज करेंगे, लेकिन डिस्टर्ब जरूर करेंगे कम से कम 20-22 जी। हिसाम साहब, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जवाब जवाब कर रहे हैं। टाइगर, एक बड़ी चीज हिसाम साहब ने कही, 45-50 साल से पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, खासकर कांग्रेस और बीजेपी की, उस पर एक बहुत जबरदस्त पकड़ है। यूपी के ग्रैंड मास्टर हैं यूपी के, और इनका यह कहना है कि एक प्रेशर है, ओवैसी पर प्रेशर है, मायावती पर प्रेशर है, कि अमित शाह चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मायावती ओवैसी एक मंच पर आए। ये जो डेस्परेशन है मोदी और शाह का कि इस तरह की अलायंस हो, 5 राज्यों के जो चुनाव निपटे उसके तुरंत बाद हो, यानी आचार संहिता से पहले 5 राज्यों के बाद, आपको क्या लग रहा है कि अमित शाह का ये जो प्लान है, अगर वो इसको स्टिच कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ये कारगर बना लेते हैं, क्योंकि अभी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी उनके पास है, आपको लगता है कि मायावती टाइम बाई करेंगी, मायावती झुकेंगी, उनको मजबूर किया जाएगा, और अगर ये अलायंस होती है तो आपको आगे क्या दिख रहा है? देखिए, सीधी बात है, पिछली बार जो यूपी के विधानसभा चुनाव हुए उसमें 153 सीटें बीजेपी ऐसी जीती है जो मायावती जी की कृपा से जीती है। यदि ओवैसी का आप 2% भी समझ लीजिए यूपी में, और मायावती का 14-15% भी, 14% भी समझ लीजिए, जाटो वोट, हार्डकोर जाटो ही पकड़ लिए, तो कुल मिला के 15% है। ये 15% इंडिया की तरफ नहीं जाए, ये एनडीए की सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। अमित शाह जी की प्रायोरिटी ये है, ये जो 15% का वोट बैंक है, ये किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन पे नहीं जाए। यदि इसको सेपरेट रखा जाए तो कहीं ना कहीं वो गेन बीजेपी होता है, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन कागज पे होते हैं। क्या यथार्थ के धरातल पे ऐसा होगा क्या? 5 राज्यों में बीजेपी यदि लगातार चुनाव हारती है, इसके पहले हिमाचल, दिल्ली और कर्नाटक, इसके बाद ये 5 राज्य, यदि इन 5 राज्यों पे, टोटल 8 राज्यों पे लगातार हार के बाद, क्या फिर जनमानस में बीजेपी के प्रति वो आदर रहेगा, वो ब्रांड रहेगा, या फिर लोग सोचेंगे ये तो जाति चलती चला की बेला है? मायावती जी को ये भी देखना है कि उनको गेन क्या है। मायावती जी ने बीजेपी को तो सत्ता में लाया, मायावती जी का अपना वजूद क्या हो गया? लोकसभा में भी यदि उनका वजूद नहीं बचा पाई, सीटें नहीं बचा पाई, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। यदि इंडिया के गठबंधन में जाती है तो उनके यहाँ कम से कम कुछ सीटें तो मिलेगी, कुछ शेयरिंग तो मिलेगा, शेयर होल्ड तो मिलेगा जी। और यदि उनको ये लगा कि 5-8 राज्यों में लगातार बीजेपी हार रही है, तो लोकसभा में बीजेपी की हार यदि सामने दिखती है, तो फिर मुझे लगता है ईडी, सीबीआई के डर से जो लोग आ रहे हैं, वो लोग खेल, मैं ओवैसी का तो खेल पैसे का हो सकता है, वहां सीबीआई ईडी की खेल नहीं, लेकिन फिर ओवैसी बहुत छोटे नंबर है, 2% में कोई खेल नहीं होता। मायावती प्लस ओवैसी खेल हो सकता है, ओवैसी खेल हो सकता है। रविकांत जी, आप पिछले 25-30 साल से दलित पॉलिटिक्स के भीतर घुसे हुए हैं। मायावती को आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, जहां तक मैं कह रहा हूं। जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, मैं गारंटी से, दावे से, अपने दोस्तों से बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रोफेसर रविकांत, जो मान्यवर काशीराम को आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा रिसर्च जिनकी काशीराम पर है, मायावती को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। आपको लगता है कि अमित शाह का ये जो दबाव है, मोदी जी का ये दबाव है मायावती पे कि भाई तुम जाओ और ओवैसी से हाथ मिलाओ, और फिर तुम दोनों लोग हाथ मिला के मैदान पे उतरो, क्या इस डिक्टेशन को, इस ऑर्डर को मायावती मानेंगी, या वो आचार संहिता तक रुकेंगी, दिसंबर तक?
असली खेल आपने बताया है। ये जो 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, इससे मायावती तौलेंगी कि इंडिया अलायंस भारी है या एनडीए भारी है। उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगी। और अब आप जरा सोचिए कि अगर वो ओवैसी के साथ लड़ती हैं, तो टिकट लेने कौन जाएगा उनके पास? अगर थर्ड फ्रंट होता है ये, टिकट लेने वालों की वहां कतार ही नहीं होगी, तो ऑब्वियस है कि मायावती इस तरह का कदम नहीं उठा सकती हैं। हाँ, अगर उस तरह का प्रेशर हुआ बहुत और एनडीए बहुत मजबूत हुआ, तो हो सकता है कि वो इस तरह का कदम उठाएं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि मायावती जैसी शख्सियत है कि जी। जो इतनी आसानी से झुकती भी नहीं है। मैं जानता हूं उनको, बेहतरीन रणनीति वो बनाती। पिछले इलेक्शन में उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि अगर वो साइलेंट मोड पर जाती हैं तो किसको नुकसान होने जा रहा है या किसको फायदा होगा। वो चूंकि लड़ाई से बाहर हो गई थी, इसलिए वो खामोश हो गई। इसी तरह से वो इस चुनाव में भी होंगी। वो अपनी प्रासंगिकता सबसे पहले देखेंगी। सबसे पहले ये देखेंगी कि उनके घर के आगे कतार कितनी लंबी लग रही है और कहां रहेंगी तब वो कतार लंबी होगी। तो उस स्ट्रेटजी पर वो काम करेंगी और मुझे नहीं लगता कि ये हालात आने वाले हैं, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव तो ये दिखा रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जहां पे कांग्रेस का पलड़ा भारी है आज की तारीख में जी। और बीजेपी कमजोर हो रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। खड़गे जैसा बड़ा ट्रंप कार्ड, दलित कार्ड है कांग्रेस पार्टी के साथ। तो इस हिसाब से मायावती मुझे नहीं लगता कि ये कदम उठाएंगी। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ऐसा अमित शाह कर रहे हैं कोशिश, तो इसका मतलब है कि जाटाऊ भी मूव कर रहा है कांग्रेस की तरफ। जी, उसको बचाने के लिए मायावती को अलग रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो हिसाम साहब ने बात कही, इन्होंने कहा कि कांग्रेस चाह रही है कि सोनिया गांधी की तरफ से एक इंटरवेंशन हो, सोनिया गांधी इंटरवीन करें। सोनिया गांधी हालांकि थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, नासाज रहती, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस के लिए कुछ भी कर सकती हूं और मैं करूंगी। अगर पैदल चल के जाना पड़े मायावती के माल एवेन्यू बंगले, तो वो जाएंगी। आपको लगता है कि एक तरफ अमित शाह हैं जिनके साथ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की 3 तलवारें हैं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी हैं। मायावती क्या सोनिया गांधी की बात को ज्यादा तवज्जो देंगी या अमित शाह के दबाव को? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे प्रोफेसर साहब। देखिए, ये उसी समय तय होगा जब ये चार राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मायावती इस तरह के दबाव में आएंगी। जब अगर उनको लगेगा कि इंडिया का पलड़ा भारी है, तो वो दबाव में नहीं आने वाली हैं और आचार संहिता का इंतजार करेंगी और फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है। और सोनिया गांधी के प्रति उनका एक अलग रुख रहा है हमेशा से, खुद सोनिया गांधी का रहा है। वो सोनिया गांधी का फोन उसी स्थिति में उठाएंगी जब उनको लगेगा कि इंडिया अलायंस मजबूत है और हमको उस पाले में जाना चाहिए। अदरवाइज वो फोन नहीं उठेगा। फोन नहीं उठेगा। अमित शाह का तभी चलेगा जब अमित शाह का पलड़ा भारी होगा, माने नरेंद्र मोदी का कार्ड चल रहा होगा, उनके फेस पर लोग वोट कर रहे होंगे, तभी वो हो सकता है। मैं टाइगर के पास आऊंगा, सोनिया गांधी के सवाल को लेकर मैं आऊंगा कि अगर सोनिया गांधी जाती हैं, मायावती का दरवाजा खटखटाती हैं, तो क्या होगा, मैं उसमें आऊंगा। लेकिन एक चीज मैं हिसाब साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप तो ओवैसी के वालिद को भी जानते थे, ओवैसी को तो आप जानते ही जानते हैं, उनके फादर को भी आप जानते थे, आप तो इस नेता को जनरेशन से जानते हैं। ओवैसी को क्या शर्म नहीं लगती है मुसलमानों से कि मुसलमानों की थाली में ही छेद करने वो आ रहे हैं, या पैसे की लालच है? क्या वजह है साहब खुलकर बोलिए कि क्या वजह है कि दीपक, 2 चीजें बड़ी सख्त मैं कह रहा हूं। आजादी के बाद से एक मुसलमानों की एलर्जी, जिसको रिलीजियस लीडरशिप कहते हैं, और एक पॉलिटिकल लीडरशिप, इन दोनों में 1-2 लीडरों के अलावा बाकी जितने लोग रहे हैं, कोई दिल से मुसलमानों का हमदर्द नहीं रहा है। उसमें मैं ओवैसी को भी गिनता हूं। इसीलिए आज मुसलमानों की हालत ये है। दूसरी एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे किसी बड़े सीनियर लीडर से बात हुई कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि मायावती चूंकि मिलती नहीं है तो उनको पूरी बात हम लोग अभी तक ब्रीफ नहीं कर पाए हैं, वरना उनको ये समझाया जाएगा कि आपकी पार्टी भले यूपी सेंट्रिक पार्टी हो, लेकिन पूरे देश के दलितों में आपकी जो हैसियत है वो किसी दूसरे लीडर की नहीं है। तो अमित शाह और मोदी चाह कर भी इसकी इतनी औकात नहीं कि पूरे देश के दलितों को नाराज करने के लिए आपके खिलाफ ईडी या सीबीआई
की कोई कार्रवाई इनिशिएट कर सकें, ये उनको समझाने की बात हो रही है। और ये सही भी है, मुझे भी लगता है कि देश में भले उनको वोट न खड़े करें, उम्मीदवार न हो, लेकिन दलितों के नाम पर अगर पूरे देश में कोई लीडर है तब तो मायावती है ना काशीराम जी के पास। तो ये हिम्मत ये अभी तक नहीं कर पाए 9 साल में, 9.5 साल में, और ना हो सकता अब तक उनके यहाँ भी ईडी पहुंच गई होती। तो ये उनको समझाने की बात है, और जिस दिन ये लोग उनसे मिलकर उनको कन्विंस कर लेंगे उस दिन मामला क्लियर हो जाएगा। बाकी ओवैसी की जितनी ओवैसी हिसाब साहब, ओवैसी पर मैं बाद में आऊंगा। आपने बहुत बड़ी बात कह दी और उस पर मैं अपने सवाल को चेंज कर रहा हूं। बजाय सोनिया गांधी के मैं अब वो सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब मुझे आपसे मिला। हिसाम साहब कह रहे हैं, टाइगर ये कह रहे हैं कि मायावती को हाथ लगाने का मतलब है कि हिंदुस्तान की जो इस वक्त अंबेडकर की जो आप कह सकते हैं जो लिगेसी है, जिसको कभी काशीराम जो है लेके आगे बढ़ रहे थे, आज मायावती अनडिस्प्यूटेड लीडर है दलितों की इस देश में, जिस दलित पॉलिटिक्स को सबसे सर्वोपरि रखा जाता है। क्या अमित शाह और मोदी मायावती को अगर जेल भेजेंगे, इतनी हिम्मत कर सकते हैं? क्योंकि इस दलित वोट पर यूपी के बाहर बीजेपी भी खेल रही। क्या मायावती को जेल भेजने की हैसियत है अमित शाह में? दो बातें हैं। ये दो जो है गुजराती है, कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी रिस्क कर सकते हैं, ये नोटिस भी दे सकते हैं शरद पवार को और चुनाव भी हरवा सकते हैं खुद को ही। मायावती जी को आप नोटिस देंगे, लेकिन उसके पहले कि मायावती को आपने भ्रष्ट करार दे दिया और पूरा जेल भेजने की बात, क्या मायावती को जेल भेजने की हैसियत है जो हिसाम साहब ने कही? सवाल ये है, यदि मायावती इनकी नहीं सुनेगी तो ये जेल भेज देंगे, क्योंकि नहीं सुनने से जो डैमेज होगा वो जेल भेजने से भी डैमेज होगा। नहीं सुनने से जो डैमेज होगा, यदि मायावती जी आपके कहने में नहीं है तो मायावती इंडिया के साथ है, और यदि मायावती इंडिया के साथ है तो आपको वैसे ही मरना है। तो कम से कम जेल भेज के ये तो बताने का प्रयास करें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल गई है, ये कोई इसमें नहीं है, और मायावती की अकूट संपत्ति सारी दुनिया ने देखी है। तो कई चीजें ऐसे भी है। दूसरी बात, आंबेडकर का संविधान, अब मायावती यदि बीजेपी को जितवाती है तो ये संविधान आंबेडकर जी का लिया है, उसका रोज अपमान कर रहे हैं, रोज संविधान बदलने की बात हो रही है। तो क्या इस देश का दलित ये समझ नहीं रहा है कि बीजेपी हमारे आंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान बदलने जा रहा है? संविधान को लेके इस देश का दलित बहुत सेंसिटिव है, इसलिए नहीं कि इस दलित समाज को जीने का अधिकार किसी ने दिया, तो संविधान ने दिया। क्या ये मनुस्मृति लागू करेंगे, जिस मनुस्मृति ने दलितों को पैर की जूती समझ के रखा था? और ऐसे यदि बीजेपी को साथ देती है मायावती, तो भाई मायावती को भी होना कर। क्या जाटवों में चंद्रशेखर उभर नहीं रहे हैं क्या दूसरे नेता? ये यदि आप सोचे कि ये मेरी बपोती है तो ये भी गलत है। आजकल ओवैसी भी नहीं समझ सकता कि सारे मुसलमान मेरे बपोती है। वो तो उन्होंने बोल दिया है, हिसाम साहब ने बोल दिया कि साहब वो हमदर्द है ही नहीं, ओवैसी हमदर्दी नहीं है मुसलमानों के। इस देश के मुसलमानों के ज्यादातर हिंदू ही नेता रहे। कई बार अर्जुन सिंह ने नेतृत्व दिया, कई बार मुलायम सिंह ने नेतृत्व दिया, लेकिन जो मुसलमानों के नेता उभर के आए उन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक समझ के मुसलमानों को बेचा है और अपना भला किया। हिसाब साहब जल्दी से इंटरवीन करिए, जो आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो कह रहे हैं वानखाड़े साहब कि मुसलमानों ने हमेशा हिंदुओं को लीडर माना, उसकी वजह है, देखिए मुसलमान जब भी अक्लमंदी से बात करता है तो वो जानता है कि हम सऊदी अरब में नहीं रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, हमारी आबादी कुल 18-17% है। तो वो अपने किसी आदमी को वैसे जैसे आदमी के पीछे लग के अपनी पोजीशन खराब करने के पोजीशन नहीं कर तैयार होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो वैसे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज मुसलमान उनके साथ जाने वाला नहीं है। वो खाली बोल बाल के जाके को 10-5% कहीं 3% कहीं 4% ऐसा डिस्टर्ब कर दें, ताकि जज्बाती मुसलमान भी बहुत लड़के होते हैं नए। तो एक ये है, और दूसरी एक बात मैं फिर कह रहा हूं, मैं वानखाड़े साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, इनकी बिल्कुल औकात नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी और अमित शाह को कि वो मायावती के खिलाफ जेल भेजना तो दूर है दीपक, उनके घर पे ईडी और सीबीआई भी नहीं भेज सकते हैं। मायावती के लिए सिर्फ वाजपेयी जी की जब सरकार में, मायावती की सरकार 2002 में बनी थी, केवल सीबीआई की इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ था, मायावती ने सरकार छोड़ दी थी। तो उनसे उनका मुकाबला ये लोग कर नहीं पाएंगे। दूसरी
दूसरे दलितों में बहुत बड़ा इस समय जो मूवमेंट चल रहा है दलितों में, जो बहुत परेशानी की बात उनके यहाँ डिस्कस हो रही है, वो ये हो रही जो संविधान का शोषा इन्होंने छोड़ दिया है। ये आसान बात नहीं है, संविधान पे संविधान जो टाइगर कह रहे हैं, संविधान बदलने वाली बात। जी तो इससे बहुत नाराज है दलित। सिद्दीकी साहब, यदि मायावती जी को हाथ लगाने की हिम्मत उसको नहीं है, सारी दुनिया जानती है, तो मायावती जी को डरने की जरूरत क्या है? यही के पास सरेंडर होने की जरूरत नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक मिनट, मैं टाइगर, आपने सच सुना नहीं, हिसाम साहब कह रहे हैं कि मायावती डरती हैं, इसीलिए कांग्रेस का एक कंटिंजेंट उनसे मिलना चाहता है और बताना चाहता है कि भाई आप डरो मत, ये जो गुजरात लॉबी है ये आपको जेल नहीं भिजवा पाएगी, क्योंकि उसको उत्तर प्रदेश में भी नुकसान होगा, पूरे दलित सेंटिमेंट्स अगेंस्ट हो जाएंगे। वो जो अंबेडकर की आरती उतारते हैं मोदी जी 24 घंटे, उस आरती का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, आरती की थाली पलट जाएगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। मैं अब प्रोफेसर रविकांत जी के पास आ रहा हूँ। जी टाइगर, कह रहे हैं, ये तो हम भी कह रहे थे कि शरद पवार को नोटिस देगा तो चुनाव के नतीजे बदलेंगे, लेकिन नोटिस मिला शरद पवार को और चुनाव के नतीजे बदले, बीजेपी के हाथ में आई हुई थाली। क्योंकि ये गुजराती इतने अहम वाले हैं, ये अपने आप को भगवान समझने लगे, और जब आदमी भगवान समझता है तो क्या हुआ, येदुरप्पा को निकाल देंगे तो बीजेपी हार जाएगी। क्या ये हम सब बोल नहीं रहे थे? सारी एजेंसी ये रिपोर्ट दे रही थी, लेकिन इनको येदुरप्पा को निपटाना था तो इन्होंने निपटा दिया, ये खुद निपट गए। आज वसुंधरा की वजह से बीजेपी हार रही है राजस्थान में। यदि वसुंधरा को सामने नहीं लाते तो बीजेपी, ये हम सब कह रहे हैं, कल बीजेपी हारेगी, और हम कहेंगे कि उनको समझ में आता है, लेकिन अहम इतना बड़ा है, वो तो महाराष्ट्र में दिख रहा है, हो गए महाराष्ट्र में दिख ही रहा है, वो तो जो उनका हाल हुआ, भगवान समझता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसमें पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं होते, वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं देखता। यदि मैं इसको करूंगा तो ये बिगड़ेगा, ये कैलकुलेशन इन्होंने करना छोड़ दिया। ये खुद कैलकुलेशन करते कि 2 और 2 8, और ये हम 8 करके दिखाएंगे, और जब नहीं होता तो फेल होते हैं। ये प्रॉब्लम बीजेपी के साथ नहीं है, ये दो गुजरातियों के साथ है जो बीजेपी चला रहा है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब मैं इस सवाल में जो सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन है, मैं प्रोफेसर रविकांत आपसे करना चाहता हूँ सवाल, क्योंकि एक ऐसी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, इतनी बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर है कि ओवैसी और मायावती का एक साथ जाना जो बीजेपी का प्लान है, जिसको आज खोला हिसाम साहब ने, आपको लगता है कि अगर सोनिया गांधी, अगेन आई एम कमिंग बैक टू सोनिया गांधी, 5 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना में बीजेपी सेकंड से थर्ड पोजीशन पे आ गई, छत्तीसगढ़ में जितने भी सर्वे हैं बीजेपी के सर्वे बता रहे हैं कि अगर भूपेश बघेल को जेल भेज दें तो अलग बात है, वरना बीजेपी छत्तीसगढ़ हार रही है। बीजेपी की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब है। राजस्थान के बारे में भी टाइगर ने कहा कि वसुंधरा और मोदी के बीच में जो अहंकार का टकराव है उसे राजस्थान हाथ से निकल रहा है। और मिजोरम जो 5वां स्टेट है, मणिपुर में जो हिंसा हुई, कुकी का एक सेंटिमेंट्स है मिजोरम में तो हिम्मत ही नहीं है कि वहां शाह साहब जा पाए या मोदी जी अब रैली कर पाए। तो 5 राज्य मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, हाथ से निकलते हुए दिख रहे हैं। मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, इस तरह का जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन दिखता है मुझे कि 5 राज्य बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं। अगर ये 5 राज्य निकलते हैं, या चलिए एक आध स्टेट जीत भी जाती है, थोड़ी सी इज्जत बचती है, क्या मायावती फिर भी अमित शाह के साथ जाएंगी, या फिर वो दरवाजे खोलेंगी उस सोनिया गांधी के लिए जो मायावती के दुख के दिनों में उनके साथ खड़ी रही? डेफिनेटली मुझे लगता है कि फिर वो दरवाजा खुलेगा, वो इस्तकबाल होगा, और आपको वो तस्वीर फिर से याद आएगी बेंगलोर वाली, कि जहां सोनिया गांधी ने उनको अपने गले से लगाया। ये आपको देखने को मिलेगा। और हिसाम साहब की बात से मैं 100% सहमत हूं कि मायावती को हाथ लगाने की हिम्मत गुजराती लॉबी में नहीं है। ये वो गलती कभी नहीं करेंगे। ये करके अगर तो वो दब क्यों जाती है? जनाबी गुस्ताखी की तो वो जो करेंगे वो करेंगे आनंद के साथ। आनंद को वो जेल भेज सकते हैं और संपत्ति सीज हो सकती है। मायावती को जो डर है वो संपत्ति सीज होने का है। मायावती को इसका कतई अगर डर है तो वो मुझे लगता है कि खामखा का डर है। ये गुस्ताखी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी सेंटिमेंट्स है ना दलितों का, मायावती की रोज आलोचना मैं भी करता हूं, लेकिन हिम्मत अगर अब मोदी ने ये कर दी तो हमारे जैसे लोग सड़क पर खड़े हों। ये है मायावती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो नहीं कर सकते वो। और मायावती जाहिर तौर पर उसके बाद इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी, क्योंकि वो
लंबे समय तक ये खास करके संपत्ति जाने के डर से वो नहीं रह सकते, और जी। उन्हें भी अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा प्रासंगिक रखना है। चलिए थोड़ा जो सा, उनमें बुराई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपने भतीजे को वो देना है, हैंडओवर करना है, ये सारी खामियां हैं, लेकिन वो करना चाहती हैं। चलिए थोड़ा गर्मा गर्म बहस आज बहुत ज्यादा हो गई और हर तरफ से इमोशंस आए हैं। मैं थोड़ा सा इस पूरी बहस को रचनात्मक कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ कोई एक सॉल्यूशन निकले। अगर मायावती, सोनिया गांधी, जैसा आप कह रहे हैं कि एक केमिस्ट्री है, दुख के रिश्ते जो होते हैं, बुरे दिन के रिश्ते हमेशा काम आते हैं, और मुझे लगता है मायावती कम से कम सियासत में एहसान फरामोश नहीं, वो किसी से चिढ़ सकती हैं अपने सबॉर्डिनेट से, उसको भ्रष्टाचार या पैसे लेने के लेन देन में बाहर लात मार सकती हैं, लेकिन एहसान फरामोश नहीं है। उन्होंने साथ निभाए। जब स्टेट गेस्ट हाउस पे हमला हुआ था और लालजी टंडन आए थे और ब्रह्मदत्त द्विवेदी आए थे, तो मायावती तब से बीजेपी की तरफ झुकी वो सरकार भी बनाई। अलग बात है कि ताज कॉरिडोर में फंसाने की कोशिश हुई और फिर वो उनको हटना पड़ा जब सीबीआई इंक्वायरी जो आप बता रहे। मायावती अगर सोनिया गांधी की बात मानती हैं, ओवैसी के दामन को छोड़ती हैं जो चाहते हैं अमित शाह, और वो आ जाती हैं इंडिया अलायंस के साथ, मायावती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी और तमाम छोटे छोटे दल, अगर ये एक छतरी के नीचे सब आते हैं, फिर डॉक्टर साहब क्या होने जा रहा है, ये बता दीजिए संक्षेप में। मैं सिर्फ संख्या बता सकता हूं कि 62 से 26 पर बीजेपी आ जाएगी, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि घर बैठे आ जाएगी, क्योंकि दो जो सेगमेंट हैं समाज के, एक अति पिछड़ा और नॉन जाटा और दलित, ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। इसको अगर कांग्रेस पार्टी ने, और ये कांग्रेस पार्टी के साथ ही जा सकते हैं और बीएसपी के साथ जा सकते हैं, अति पिछड़ा सपा के साथ नहीं जा सकता है। अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ, ये चारों पार्टियां एक साथ आती हैं, तो अति पिछड़ा और नॉन जाटा और दलित भी बीजेपी से टूटेगा और वो शिफ्ट करेगा इंडिया अलायंस के साथ, और फिर तो जो मैं कह रहा हूं कि 62 से 26। लास्ट क्वेश्चन टू हिसाम साहब। हिसाम साहब, एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि अगर ओवैसी और मायावती, इनकी चलिए अलायंस बन गई, ये दोनों एक हाथी पे बाके बैठ गए, आपको लगता है मुसलमान फिर गलती करेगा, फिर हाथी पे जा सकता है, फिर ओवैसी के बातों में आ सकता है, वो जो गर्मा गर्म तकरीरें होती हैं उसमें बह सकता है मुसलमान, या मुसलमान फिर सीधे एक मुश्त इंडिया अलायंस पे जाएगा, राहुल गांधी अखिलेश पे जाएगा? मुसलमान कहां वोट करेगा इस बार? जो नौजवान मुसलमानों की है, जो जज्बात में बहती है, वो 2-4% है, वो 2-4% तो बह सकते हैं, लेकिन 2-4% भी अगर बह गए 10-15 सीटों पर, तो नुकसान तो हो जाए ना, उससे डिस्टर्बेंस तो हो ही जाएगा। तो वो ये लोग यही चाहते हैं, अमित शाह वगैरह जो ओवैसी और मायावती का गठबंधन कराने के लिए तुले पड़े हैं, उसका रीजन सिर्फ यही कि ये 20-25 सीटें डिस्टर्ब करें। जीतेंगे तो नहीं, सबको पता है, और ना मुसलमान जाने वाला है। और दूसरी एक चीज और मैं इसमें शामिल कर दूं, दीपक, टाइम कम है। आजकल मोदी साहब को फिर बड़ी हमदर्दी हो गई है पसमानदा मुसलमानों से। मैं आपको बता दूं कि पसमानदा उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी के नाम पर जो पुलिस फायरिंग हुई, उसमें 29 लोग मारे गए, जिसमें 26 पसमानदा है। जितना ये परवेश वर्मा वगैरह बाइकाट का नारा देते हैं कि गोश्त मत खरीदो, सब्जी न खरीदो, बाल न कटवाओ, कौन मुसलमान है? पसमानदा मुसलमान है। अभी उत्तरकाशी में जो मुसलमान भगाए जा रहे थे, वो सारे के सारे बिजनौर जिले के रहने वाले पसमानदा मुसलमान है। तो आप अभी चूंकि मुसलमानों को जवाब नहीं आ रहा है, इनको पसमानदा मुसलमानों को, मैं समझ गया हिसाब साहब, समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि जो मजदूर है, जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा मजदूर है, ये नहीं मोदी की बातों में आने वाला है, वैसे ही नहीं आएगा जैसे 3 तलाक में मुस्लिम औरतें नहीं आई थी। लास्ट क्वेश्चन टाइगर, समय भाग रहा है बहुत तेजी से। लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, हिसाम साहब ने बताया कि भाई ये मायावती ओवैसी के साथ ना जाएं, जब आचार संहिता लगे दिसंबर में, फिर जो है इंडिया अलायंस में आ जाए। अगर मायावती इंडिया अलायंस में आती हैं और बीजेपी को 35-40 सीटों का उत्तर प्रदेश में नुकसान हो जाता है, मैं बहुत ही आपको एक मॉडरेट फिगर दे रहा हूं, 35-40 सीटें घटती है, मतलब बीजेपी 45-50 पे या 50 से नीचे चली जाती है। अगर 50 से नीचे डबल इंजन के उत्तर प्रदेश में गई, जिसको सबसे कह रहे हैं कि मोदी जी का सबसे मजबूत किला है, अगर 50 से कम यूपी में गए मोदी और शाह, फिर हिंदुस्तान कौन सा नतीजा देखने जा रहा है 2024 में? यदि यूपी में यह हाल हो गए तो फिर बीजेपी 150 से 180 के बीच में आएगी।
लेकिन इसका मैं मतलब क्या होगा? 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आपसे। ये जो आप 26 जी। सीटें बोल रहे हो, मुझे वो भी मुश्किल लग रही है, क्योंकि कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां लगातार जब हार होगी तो जो बीजेपी का वोट बैंक है वो भी छिटकने लगता है। उनको भी लगता है कि ये ब्रांड खत्म हो गया। लगातार 8 हारे कंटिन्यूअस, फिर क्या जवाब होगा? फिर लोग मन बना लेते हैं। हमने देखा कर्नाटक में लोगों ने मन बना लिया था। जो हार्ड कोर हिंदू सीट थी, कहते थे कुत्ता भी खड़ा कर दो तो जीत जाएगा, वो बागलकोट कांग्रेस जीत गई, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया था कि बहुत हो गया। मन बना इन लिया। 5 राज्यों के नतीजे बहुत सारी चीजें फॉर्मूले बदल देंगे। टाइगर और समझ फिर गया, मैं 26 समझ नहीं, गया, यहाँ पे 10-15 पे भी आई तो आश्चर्य नहीं होगा। समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया मैं। आप तीनों एक्सपर्ट्स की मैं बात समझ गया। फाइनल जो आपका निचोड़ है वो ये है, एक तो मायावती को तय करना है। आपने तीनों ने एक बात कही एक सुर में कि अगर ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, मिजोरम, आई एम रिपीटिंग, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, जहां बीजेपी की हालत खराब है, अगर ये 5 राज्य हारी तो फिर मायावती सौदा करने वाली नहीं है अमित शाह से। फिर ओवैसी को यहां से हटना पड़ेगा और ओवैसी फिर दब जाएंगे। और मायावती अगर अलायंस में आती हैं तो फिर यूपी में बहुत कुछ होने जा रहा है। और एक टाइगर ने एक बात कही कि अगर लगातार बीजेपी हारती गई, हिमाचल हारी, कर्नाटक हारी, दिल्ली एमसीडी हारी, बाई इलेक्शन हारी, और अगर ये 5 राज्यों में मट्टी पलीत होती है तो फिर जनता मन बना लेती है। और जनता जब मन बनाती है तो फिर मुझे लगता है लोकतंत्र हमेशा जो है सरकार से भारी पड़ता है, सत्ता से भारी पड़ता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जनता मन बना रही, मुझे लगता है पल्स हमेशा एक जैसी रहती है, लोगों की सोच एक जैसी रहती है, वोटर और इलेक्टोरेट एक जैसा सोचता है। और अगर जनता मन बना रही है तो मुझे उम्मीद है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मायावती भी मन बनाएंगी। आप तीनों लोग आए और आपने बहुत कुछ बोला और मैं आज दोस्तों से माफी मांगूंगा। थोड़ा सा गर्मा गर्म बहस हो गई, कुछ इमोशंस सामने आ गए, टाइगर के, हिसाम साहब के। इमोशनली अगर आदमी नहीं बोलेगा तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है चैनल पे। ये लोग सच बोलते हैं इसीलिए गुस्से में आ जाते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर, सैल्यूट टू यू सर।